नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज में आसान भाषा में और रोचक तरीके से उसी तरह पढ़ाया जाता है जैसे हम पढ़कर सिलेक्ट हुए थे। आज की क्लास में हम जो भी सीखेंगे वह निश्चित आपकी परीक्षा में मदद जरूर करेगा, ऐसा हम आपसे वादा कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। तो शुरू करते हैं साथियों, जेएस क्लास 7। तो उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना कि जिन साथियों ने होमगार्ड की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे उनकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो वो है 24 अप्रैल, 25 और 26 अप्रैल। शनिवार, इतवार और सोमवार को ये परीक्षा होगी। तो साथियों, आप लोग सभी कमर बांध लें और अपनी तैयारी को एक रणनीति के साथ शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन देखो साथियों, कितना बेहतरीन है और ये बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। और साथियों, ये क्वेश्चन आसान तो है लेकिन इसके जो मैं फैक्ट बताऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो आपको हम कुछ समय देंगे, उसके बाद आपको इसका उत्तर बताएंगे। तो उम्मीद है आप सबने इसका उत्तर बता दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर है साथियों अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद। तो पहले हम मैनचेस्टर की बात करें साथियों कि मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक कस्बा है। अब तो बहुत बड़ा शहर हो गया जहां पे दो प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब भी है। तो मैनचेस्टर, जब पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी साथियों, औद्योगिक क्रांति, तो इंग्लैंड में जो पहला कारखाना लगाया गया था वो कपड़ा मिल ही लगाया गया था और इसका अवधि थी साथियों 1782 ईस्वी में। स्ट्रीट मिलर नामक स्थान पर मैनचेस्टर में मिल लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था साथियों? रिचर्ड ओकराइड द्वारा यह मिल लगाया गया था। अगर भारत की बात करें साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत में बनने वाला पहला सूती मिल कौन सा था? तो वो 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में जो बनाया गया था साथियों। 1854 ईस्वी में जो मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग नाम से एक फैक्ट्री लगाई गई थी साथियों। किसके द्वारा? कावासजी नानाभाई दावर द्वारा। कावासजी नानाभाई दावर द्वारा एक 1854 में मुंबई में कंपनी लगाई गई थी, लेकिन ये इतनी सफल नहीं हुई थी साथियों। उसके बाद 1861 में अहमदाबाद में पहला सफल कारखाना लगाया गया और उसके बाद यहाँ की जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार यहाँ पर बहुत से कंपनियां लगी। और 1861 में जो स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लगाई गई थी वो किसने लगाई थी? रणछोड़ लाल द्वारा ये कंपनी 1861 में लगाई गई थी। और उसके बाद अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का हब बन गया, इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर साथियों कोयम्बटूर को कहलाता है। कौन सा कहलाता है साथियों? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर में ही क्या है? गन्ना प्रजनन अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर में। ठीक है साथियों, अब अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का जो मैनचेस्टर है, उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये तो दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो गया। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहलाता है साथियों वो कहलाता है कानपुर। कानपुर कहलाता है। कानपुर में 1864 ईस्वी में पहला कारखाना लगा था। ठीक है,
उत्तर भारत का जो पहला कारखाना सूती वस्त्र उद्योग का लगा था वो कानपुर में 1864 में लगा था। इसीलिए उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहलाता है वो कहलाता है साथियों कानपुर। तो उम्मीद है आपको कुछ नए फैक्ट भी मिले होंगे और आपके जो पुराने फैक्ट है उनका रिवीजन हुआ होगा। तो सही उत्तर था साथियों अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए, साथियों यहां थोड़ी एरर है, विधेयक है, विधेयक को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक या कोषागार विधेयक। तो इसका सही उत्तर है साथियों निजी विधेयक। और ये क्वेश्चन साथियों आप देखोगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यूपी पैट 2025, यूपीएसआई 2016 दोनों में पूछा गया है और आगे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों निजी विधेयक। अगर हम विधेयक की बात करें साथियों तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं विधेयक। सबसे पहले तो यही जान लें कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक होते हैं साथियों 4 प्रकार के। एक होता है साथियों धन विधेयक, सबसे पहले होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, उसके बाद होता है साथियों वित्त विधेयक, धन विधेयक, तीसरा होता है साथियों वित्त विधेयक और चौथा होता है साथियों संविधान संशोधन विधेयक। इनके अलावा जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं ये सब मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं साथियों, और इसके अलावा जो भी होंगे वो निजी विधेयक होंगे। ठीक है, अगर साधारण विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 107 में ये दिया गया है। ठीक है, धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 117 में और साधारण संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक ये 368 में दिया हुआ है। ठीक है, और धन विधेयक की जो परिभाषा है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है, तो वो किस में दी गई है साथियों 109 में दी गई है। एक बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को कौन परिभाषित करता है, तो वो करता है साथियों लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक के नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स कर लो कि धन विधेयक, धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसे परिभाषित करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक को राष्ट्रपति वापिस नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है साथियों, वापिस नहीं कर सकता। इसका कारण है साथियों कि यह राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही शुरू होता है, तो वापिस करने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रपति से वापिस नहीं कर सकता। तीसरी बात साथियों कि राज्यसभा इसमें मूक दर्शक की भूमिका में है। राज्यसभा जब ये लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाता है साथियों, तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, और वह या तो इसमें 14 दिन के अंदर या तो वह इसमें कोई सुझाव देकर वापिस कर दे, या इसे ऐसे ही वापिस कर दे, या इसे अपने पास रखे, लेकिन 14 दिन के बाद इसे पास माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये धन विधेयक एक तरह से क्या हो गया, इस पे वर्चस्व किसका हो गया, लोकसभा का। किसका हो गया साथियों, लोकसभा का। ठीक है, तो इसका आंसर था साथियों निजी विधेयक। और एक बात और, संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो ये ली है हमने साथियों साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने इसे उतार भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जहां भी संसदीय स्वरूप की बात होगी साथियों, वहां राजशाही शासन नहीं होगा। ठीक है, तो राजशाही शासन, संसदीय स्वरूप से मतलब साथियों उस स्वरूप से है जहां कार्यपालिका, उस स्वरूप से है जहां कार्यपालिका
जहां कार्यपालिका विधायिका के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि संसदीय स्वरूप किस प्रकार की व्यवस्था है, तो संसदीय स्वरूप इस प्रकार की व्यवस्था है जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका से मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से है, और विधायिका से मतलब किससे है साथियों? विधायिका से मतलब साथियों संसद से है। संसद आर्टिकल 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। लोकसभा, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, यही। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा साथियों? प्रधानमंत्री। 75 के 1 में दिया हुआ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75 के 3 में मंत्री परिषद। 77 में क्या है साथियों कि भारत सरकार के या सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होने सुनिश्चित होंगे, यानी जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? संसदीय स्वरूप हो गया इसका, ठीक है साथियों। तो इसमें राजशाही शासन नहीं होगा। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी है, मंत्रिमंडल सरकार भी है, उत्तरदायी शासन भी है। ये तीनों संसदीय स्वरूप की विशेषता है या उसका दूसरा नाम है, अल्टरनेट नेम है, लेकिन राजशाही शासन नहीं। और विश्व की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो भारत में है। 17%, अगर विश्व की लोकतंत्र की बात करें तो 17% पर भारत है, ठीक है साथियों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद सारे घटक जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है, यानी कवच में प्रयोग किया जाता है, के रूप में किया जाता है वह, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है साथियों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को जैसे हम Mg लिखते हैं तो हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं? OH2, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है साथियों? MgCl2, MgCl2। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है MgCO3, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। कई बार वो रासायनिक सूत्र भी पूछ ले, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, भाई मैग्नीशियम का तो Mgi, क्लोराइड का Cl2, कार्बोनेट का CO3, ऑक्साइड का O, हाइड्रोक्साइड का OH2, OH की पावर 2, ठीक है। तो कई बार वो आपसे यहां से सूत्र भी पूछ लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? तो इसे ये क्या होती है खाड़ी प्रवाह, इसे समझने के लिए मैंने आपके सामने ये नोट्स तैयार किया है। विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं, और यह अंध महाद्वीप की गर्म जलधारा है। वास्तव में गल्फ स्ट्रीम धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की धारा या खाड़ी प्रवाह कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब जल एक राशि के रूप में बहता है तो उसे प्रभावित होता है तो उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं, ठीक है साथियों। और ये किस में होती है? अंध महाद्वीप। और अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है अटलांटिक महासागर को।
विश्व का जो दूसरे नंबर का महासागर है और सबसे व्यस्त महासागर है, उसी का नाम अंध महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, और उसके बाद आता है अपना हिंद महासागर। और जो ये उत्तरी अटलांटिक, इसका जो उत्तरी पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक, ये भी क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे व्यस्त जो महासागर है वो कौन सा है? तो वो साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आईबी में कि वह कौन सा महासागर है जो इंग्लिश के एस आकार का है। तो वो कौन सा महासागर है साथियों? वो भी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और यही सबसे व्यस्त महासागर है। और विश्व का सबसे बड़ा जो व्यापार होता है वो यहीं से होता है। सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला महासागर भी कौन सा है साथियों? अटलांटिक महासागर है। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लो, कहीं ना कहीं अटलांटिक महासागर पर क्वेश्चन पूछा ही गया है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों मौसम विज्ञान संगठन। मौसम विज्ञान संगठन जो कि 1950 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? जिनेवा में। तो अपनी रिपोर्ट कौन पेश करता है जलवायु पर? मौसम विज्ञान संगठन, जिसे WMO कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जो डब्ल्यू वाले हैं वो मोस्टली 99% कहाँ है साथियों? जिनेवा में, वर्ल्ड बैंक को छोड़कर। ठीक है, मोस्टली कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो साथियों आप देखोगे कि हर टेस्ट में एक दर्रा जरूर आया, तो आप लोगों को दर्रों पर भी काम करना, उसके जो नोट्स हैं वो तैयार करने। ठीक है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो इसका उत्तर है साथियों नाथुला। नाथुला जो सिक्किम में है, और 1962 के भारत चाइना युद्ध में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वो नाथुला दर्रा ही हुआ था। और सिक्किम में दूसरा कौन सा है साथियों? जलेपला। जलेपला दर्रा। ठीक है, चांगला का है साथियों? चांगला है साथियों लद्दाख में। लद्दाख में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर का दर्रा। और ये एक महान संत हुए लद्दाख के, उनके नाम पर इसका नाम चांगला रखा गया है। यहाँ पर उनका मंदिर, चांग बाबा का मंदिर है, उसी के नाम पे चांगला इसका नाम रखा गया है। शिपकिला दर्रा आपको पिछली क्लास में बताया था कि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। और जोजिला दर्रा साथियों कहाँ सी है? ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। और साथियों आपको याद होगा कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब जोजिला दर्रे पर पाकिस्तान के जो वो थे आक्रमणकारी, कबीलाई आक्रमणकारी, जो 1947 के बाद अगले ही साल 1948 में जो पाकिस्तान के सैनिकों ने वहां के कबीलाओं के रूप में जो आक्रमण किया था, तो जोजिला दर्रे को किस ऑपरेशन के तहत आजाद कराया गया था या दोबारा कब्जा किया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था साथियों बाइसन। बाइसन ऑपरेशन चलाया था इसे आजाद कराने के लिए। तो इसका उत्तर होगा साथियों नाथुला। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? अंश और बताओ साथियों। उम्मीद है आपने उत्तर लगा दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है साथियों मेलानशिया। मेलानशिया। ठीक है, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? मेलानशिया का। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही द्वीप समूह का हिस्सा है या एक ही लैंड का हिस्सा है, और उसका नाम है गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड दोनों किसका हिस्सा है साथियों? ऑस्ट्रेलिया और भारत गोंडवाना लैंड का। एक बात और याद रखो कि न्यूजीलैंड, वैसे तो कितने महाद्वीप है साथियों? 7 महाद्वीप है, ठीक है, लेकिन जो 8वां महाद्वीप बनने की कगार पे है, जिसे लगभग लाखों या कितने हजार साल लग जाए, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने खोज की है कि न्यूजीलैंड के नीचे एक महाद्वीप है जिसे जिलैंडिया महाद्वीप कहा जाता है, यानी 8वां महाद्वीप जो बनेगा वो जिलैंडिया महाद्वीप बनेगा। तो इसका उत्तर था साथियों मेलानेशिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत किस महाद्वीप का या किस खंड का हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है साथियों लखनऊ में, ठीक है। एक और बताऊं आपको कि ये बागवानी, यहां पर बागवानी अनुसंधान भी है लखनऊ में। दूसरा एक गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय की बात कर रहा मैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है साथियों? लखनऊ में ही है। और एक बात और याद रखो कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान, अगर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा तो लखनऊ, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान पूछा तो यू शाहजहांपुर। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा, और हम उत्तर मारिया में लखनऊ। अगर क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान हुआ तो उसका उत्तर होगा शाहजहांपुर। अगर राष्ट्रीय पूछा तो उसका उत्तर होगा लखनऊ, ठीक है साथियों। एक बात और कि उत्तर प्रदेश में और किस किस के हैं? दलहन अनुसंधान, दलहन अनुसंधान कहाँ है साथियों? कानपुर में। दूसरा चमड़ा अनुसंधान, ये भी कहाँ है साथियों? कानपुर में। आगरा में कौन सा है? मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये है आगरा में, ठीक है। और वेजिटेबल वन सब्जी अनुसंधान, घास और सब्जी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान का है साथियों अनुसंधान, यह है साथियों वाराणसी में, वाराणसी। और कब बना था? 2011 में, ठीक है। अगर हम पुणे की बात करें साथियों, पूना किसके लिए फेमस था? पूना साथियों पेशवा के लिए प्रसिद्ध था। पेशवा का जो निवास स्थान था शनिवारवाड़ा, शनिवारवाड़ा वो कहा था साथियों? पूना में ही था। और इसी में उनका शनिवारवाड़ा में ही से लगता ही उनका ऑफिस भी था जिसका नाम था हुजूर दफ्तर। और यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि पेशवा का जो दफ्तर था उसका नाम क्या था? हुजूर दफ्तर। और ये कहाँ था? शनिवारवाड़ा पूना में, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। तो हुजूर दफ्तर और हुजूर दफ्तर ऑफिस था और शनिवारवाड़ा पेशवाओं का निवास स्थान था, जो कहाँ स्थित था साथियों? पूना में। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, मेला लगता है। और कुंभ मेले की शुरुआत किसने करी थी? हर्षवर्धन ने, ठीक है। और इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। ये त्रिवेणी के संगम पर है। और यहीं पर समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसका प्रशस्ति पत्र है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। दिल्ली के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की सिंधु घाटी स्थल से खोज की गई। किस स्थल से खोज की गई? तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा थी साथियों, ठीक है, वो कहां से खोजी गई? वो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है साथियों उसका मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला। यह स्थान अभी पाकिस्तान में है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अभी क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन यही आता है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहां से पाई?
ठीक है। लेकिन एक बार आया था कि नर्तक की यानी पुरुष की जो पत्थर की मूर्ति थी वो कहां से पाई गई, वो यहां से पत्थर की नर्तक की, नर्तक की मूर्ति, पत्थर की नर्तक की यानी आदमी की मूर्ति कहां से पाई थी, हड़प्पा से, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। ठीक है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों लोथल। लोथल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गोदियाड यानी बंदरगाह, बंदरगाह शहर किसे कहा जाता है, बंदरगाह शहर, या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर कौन सा था, या सबसे प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो वो है साथियों लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे था साथियों, ये भोगवा नदी, भोगवा नदी। और ये अपने नगर नियोजन और ग्रिड पद्धति क्या, कि सड़कें समकोण पर काटती है, उसके लिए फेमस था। और यहां से मन के बनाने की फैक्ट्री, मन के बनाने की फैक्ट्री या मोती बनाने की फैक्ट्री, फैक्ट्री के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसका व्यापार किससे होता था साथियों, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी साथियों, उसके भी साक्ष्य यहां से मिले हैं, मेसोपोटामियम सभ्यता के। ठीक है। अब बात करें साथियों कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। और ये साथियों कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहां से साथियों काले रंग की चूड़ियों के साथ सबसे पुराने जुते हुए खेतों के साक्ष्य, यानी सबसे पुरानी कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, वो कहां से मिले साथियों, हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है साथियों मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, कर्षक से एकत्रित भूमि राजस्व को निम्नलिखित के रूप से जाना जाता है। ठीक है। कर्षक, कर्षक से एकत्रित भूमि राजस्व को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, जो किसानों से डायरेक्ट वसूली जाती थी उसका नाम क्या था साथियों। उम्मीद है आपने सही उत्तर लगा दिया होगा, तो वो थी साथियों अस्थाई कर प्रणाली, अस्थाई कर प्रणाली। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित यह प्रणाली थी। ठीक है। और ये लगभग 19% हिस्से पर थी। 1793 ईस्वी में ये स्थापित हुई कॉर्नवालिस द्वारा। और इसी व्यवस्था का दूसरा नाम जमींदारी व्यवस्था था। ठीक है। और एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है, तो सूर्यास्त कानून भी इसी प्रणाली से संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे क्या कहते हैं साथियों, अस्थाई बंदोबस्त। इसमें जमींदारों को लगान वसूलने की, एक मिनट साथियों मैंने गलत बता दिया, एक सेकंड साथियों। एक मिनट, इसमें कुछ गलत हो गया।
वो गलत बताया गया था साथियों, वही चेक कर रहा था मैं कि कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता था। तो उसका सही उत्तर था साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था साथियों रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी साथियों कि डायरेक्ट किसानों से जो लगान वसूलती थी वो कंपनी खुद वसूलती थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी साथियों? ये रीड और मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। और भारत के 51% भाग पर यही व्यवस्था थी। यानी जो किसानों से डायरेक्ट वसूलते थे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है साथियों, और इस ये थी अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई कर प्रणाली को क्या कहा जाता था? अस्थाई बंदोबस्त। और इसी का दूसरा नाम था साथियों जमींदारी व्यवस्था। और इसे किसने जारी किया था साथियों? इसे जारी किया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1793 में। और ये भारत के 19% पर निर्भर थी, 19% क्षेत्र में लगी हुई थी। और अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? जमींदारों को कहा गया था कि आप कंपनी के हिस्से में इतना टैक्स जमा करोगे, बाकी जितना ज्यादा आप वसूल सकते हो वो आपका मुनाफा। तो लेखकों ने लिखा हुआ, इतिहासकारों ने लिखा हुआ कि कई बार 100 क्विंटल अनाज उगाने वाला एक किसान पर 91 या 90% तो कंपनी का टैक्स था, और उसके बाद 7 या 8% जमींदार ज्यादा वसूलते थे। तो 100 क्विंटल अनाज उगाने वाले किसान के पास 3 या 4 क्विंटल ही अनाज बचता था। और इसी से संबंधित है साथियों जो मैंने अभी बताया था सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून का मतलब यह था कि कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जमींदारों को एक दिन या एक डेट निश्चित कर देती थी कि उस दिन सूर्यास्त से पहले तक इस गांव का लगान कंपनी के गोदाम में जमा हो जाना चाहिए। अगर उस टाइम तक जमा नहीं होता था वो लगान, तो उसके बाद क्या होता था साथियों? उस जमींदार की जमींदारी खत्म कर दी जाती थी। अगर मालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये होल्ट मैकेंजी द्वारा स्थापित थी, और ये भारत के 30% हिस्से पर वो थी। तो इसका सही उत्तर था साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था। वो थोड़ी वो होगी थी जल्दी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर था साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर निम्नलिखित में से क्या थी? यानी वो पूछना चाह रहा कि 2001 से 2011 तक कितने प्रतिशत वृद्धि की जनसंख्या में। तो साथियों इसका सही उत्तर है 17.64। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या भी एक अलग से टॉपिक है हमारे कंपटीशन में। तो जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने बताता हूं कि सबसे पहले जनसंख्या किसके शासनकाल में आई थी? मेयो के। 1870 में मेयो द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन जो दस के आधार पर जो जनगणना शुरू हुई या आधिकारिक रूप से जो जनगणना शुरू हुई वो 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई। रिपन के शासनकाल में, ठीक है। अभी तक 15 जनगणना हो चुकी है, यानी 8 आजादी से पहले और 7 आजादी के बाद। मेयो के शासनकाल में हुई, 1870 में हुई पहली जनगणना 10 के आधार पर, किसके आधार उस पर हुई 1881 में। और इसके वो कौन थे साथियों? WC प्लाउडेन। इस जनगणना के वो कौन थे? जनगणना आयुक्त यानी पहली उसके कौन थे? WC प्लाउडेन, ठीक है। और जो सबसे लास्ट की हुई 2011 में, इसके कौन थे साथियों? जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली। C चंद्रमौली। और इसका नारा क्या था साथियों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा भविष्य। और अभी एक पेपर मेरे याद नहीं आ रहा किसमें पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में कितने पॉइंट थे, यानी कितने जानकारियां प्राप्त की गई थी, तो वो थी 29।
ठीक है साथियों, पहले के कौन थे? डब्ल्यू सी प्लाउडेन, और इसके कौन थे? डब्ल्यू सी चंद्रमौली। एक चीज और भूल रहा मैं, हाँ एक साथियों, वह कौन सा वो थी 1920-21 की जो जनगणना थी साथियों, ये ऋणात्मक थी। वृद्धि, 10 की वृद्धि का ह्रास हुआ था या ह्रासमान हुआ था, या ऋणात्मक थी। वो कौन सी थी साथियों? 1920-21 की जनगणना, क्योंकि उस टाइम भारत में प्लेग फैल गया था, उसके कारण बहुत बड़ी जनहानि हुई थी। ठीक है, तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो नेगेटिव रही थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वो कौन सी हुई थी? 1920-21 वाली, यानी 1911 से 1921 के शासन काल में भारत में क्या हुई थी? जनसंख्या वृद्धि होने के बजाय नेगेटिव हुई थी। तो ये होगी 17.64। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना की बात करें साथियों, 1959 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी साथियों? 1959 में। पानी दिया आप, और बताओ उसको। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी साथियों? कानपुर में 1959 में। ठीक है, और साथियों अगर बात करें हम कि भारत में बनने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो कौन सा था साथियों? वो था रुड़की का, और उसका नाम क्या था साथियों? थॉमसन कॉलेज, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, कब बना था साथियों? 1847 में। और जो गंग नहर है, गंग नहर की इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए रुड़की में ये बनाया गया था, गंग नहर का निर्माण करने के लिए 1847 में। भारत का सबसे पहला आईआईटी कौन सा था साथियों? खड़गपुर, खड़गपुर। ठीक है, अभी भारत में कितने आईआईटी हैं? अब रुड़की का ये जो थॉमसन कॉलेज था, ये भी एक आईआईटी के रूप में विकसित हो चुका है। लगभग 23 आईआईटी इस समय भारत में कार्यरत है। तो कानपुर में कब स्थापना हुई थी साथियों इसकी? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है साथियों? अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति करता है, और राज्यों में कौन करता है? राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? राज्यपाल। जो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज होगा उसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा साथियों राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? साथियों ये क्वेश्चन आए हुए हैं, डिस्क्राइब कर, तो इनमें क्या करें, बस इनके उत्तर याद कर लो कि शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये 4 विचारधाराएं हैं जिनमें प्रतिभूतिकरण किससे संबंधित है साथियों? कोपन हेगन, कोपा हेगन से। किससे है साथियों? कोपा हेगन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? एक मिनट साथियों, इसका उत्तर लगाओ आप तब मैं लैपटॉप लगा दूं चार्जिंग पे, ये बंद होने वाला, अलर्ट आ गया। क्लास बंद हो जाती साथियों। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो साथियों भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 जो संबंधित है वो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा
ये कहां लिखा हुआ है साथियों? आर्टिकल 324 में। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है। अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्टिकल पूछ ले आपसे तो साथियों ये है 338 का बी। क्या है साथियों? 338 का बी। प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? काका केलकर। कौन थे साथियों? काका केलकर। काका केलकर और 1970 में बीपी मंडल के प्रयास से 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे अब प्रतिस्थापित किया गया है 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत 338 बी। और इसका कुछ उपबंध आर्टिकल 340 में भी है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका केलकर। इसमें सबसे इंपोर्टेंट कौन थे? बीपी मंडल। ठीक है। और अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ है? 338 बी में। ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था साथियों? तो ये रोका था साथियों पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये ऐसी बात लिखा कहाँ हुआ है साथियों? ये लिखा हुआ है एहोल अभिलेख। और गुज्जर जाति का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो भी एओल अभिलेख में मिलता है, गुज्जर जाति का उल्लेख। ठीक है। वो भी कहाँ मिलता है साथियों? एओल। और ये किसका वो है? पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के थे, रवि कीर्ति जो उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र लिखवाया था, अभिलेख लिखवाया था रवि कीर्ति वर्मा ने। ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय किसके वंश के थे? चालुक्य वंश के। और हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन आया था साथियों? ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बहुत बड़ा समय सम्राट हर्ष के दरबार में बिताया। और उसने ह्वेनसांग जिसकी रचनाओं को क्या कहा जाता है साथियों? सियुकी। इसका जो यात्रा वृत्तांत है उन्हें सियुकी कहा जाता है, ह्वेनसांग की यात्राओं को। और इसने ही कहा जाता है कि इसने कुंभ मेलों का आयोजन किया था। और ये हर चौथे साल अपने जो वो है उसका 75% प्रजा में दान में बांटता था। ठीक है। और इसी के शासनकाल में 5वीं बौद्ध संगति मानी जाती है। ठीक है। ये थानेश्वर का राजा था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी साथियों नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था साथियों? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी और कादम्बरी, विश्व का पहला उपन्यास कादम्बरी हर्षचरित्र की पुस्तक कौन सी थी साथियों? बाणभट्ट की हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है। कादम्बरी लिखते हुए बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी, तो इसे इसके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया। ठीक है। इसमें कादम्बरी नामक जो राजकुमारी है उसके और उसके प्रेमी के बार बार जन्म लेने की और उनके मिलने की का वृत्तांत है, जिसे किसे पूरा किया था साथियों? भूषण भट्ट के द्वारा। ठीक है। और कादम्बरी ही कौन है साथियों? कादम्बरी किसका नाम है? और रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी का नाम। जो उनकी बहुत सी रचनाओं में मुख्य पात्र या बहुत सी रचनाएं इनसे प्रभावित है। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी का नाम भी था जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मानसंत तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो मानसंत तुलसीदास जो साथियों वो अकबर तथा जहांगीर
जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखी साथियों? रामचरितमानस। रामचरितमानस पुस्तक के राइटर कौन है साथियों? तुलसीदास। ठीक है, और एक बात और, रामायण किसने लिखी थी साथियों? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि द्वारा रचित है रामायण। तो इसका सही उत्तर है साथियों अकबर तथा जहांगीर के। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो साथियों प्रथम शासक था अल-बरूनी। अल-बरूनी, जिनकी पुस्तक है किताबुल हिंद। हिंद, यह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था और उसी के साथ भारत आया था। इसने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा था? पुराणों का अध्ययन करा। ठीक है, और दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था जिसकी हत्या औरंगजेब ने की थी, और ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष राजा था। ये सभी धर्मों को समान मानता था। इसका भारतीय पुराणों और उसमें बहुत ही ज्यादा योगदान था या बहुत ही ज्यादा ये उन्हें मानता था। ठीक है, दारा शिकोह ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था और इसने अकबर सिर्क नाम से लिखा था, या दूसरा अकबर भी इसे कहा जाता था। ठीक है, इसकी हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। ठीक है, तो इसका उत्तर था साथियों अल-बरूनी, और इनकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। मोहम्मद बिन कासिम के 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो क्या थी साथियों? उसकी राजधानी थी अरोर। ठीक है, सिंध का राजा कौन था साथियों उस टाइम? दाहिर। दाहिर, और अरब में एक नई उजायामत खिलाफत का राज शुरू हुआ था अरब में, और श्रीलंका के राजा द्वारा उन्हें उपहार भेजे गए जिन्हें सिंध के जो लुटेरे थे उनके द्वारा लूट लिया गया। जब उजायमत खिलाफत ने दाहिर सेन से मदद मांगी तो उसने मदद देने से इनकार कर दिया। तब मोहम्मद बिन कासिम जो एक युवा आक्रमणकारी था उसके द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया। ठीक है, और राजा दाहिर सेन को हराया गया, और इसकी पुत्री सूर्या और पीरामल को उजा उजायामत खिलाफत के पास भेजा गया। पीरमल को भेजा गया, और इन द्वारा चालाकी से मोहम्मद बिन कासिम को ही मरवा दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही लूट ली। तो इससे गुस्सा होकर उजायम खिलाफत ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में लपेटकर पेश किया जाए और यहीं पर उसकी दम घुटने से मृत्यु हुई। और ऐसा कहाँ लिख रहा है साथियों? चचनामा में। यह वृत्तांत कहाँ लिखा हुआ है साथियों? चचनामा में। ठीक है, तो दाहिर सेन रोड। भारत में जजिया लगाने वाला पहला राजा कौन था साथियों? जजिया लगाने वाला वो था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों, विधवा और बच्चों को छोड़कर ये टैक्स लगाया था। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला पहला राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो साथियों सबसे बड़ा जो प्रमुख खुला बंदरगाह सागरीय बंदरगाह है वो है चेन्नई। चेन्नई, हल्दिया
और विशाखापत्तनम, ये तीनों ईस्ट के हैं, ठीक है। लेकिन मुंबई जो है वो वेस्ट पे है। अगर इसमें असंगत भी छांटना आ जाए तो हल्दिया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये तीनों के तीनों का है पूरब में है, और मुंबई क्या है, ये पश्चिम में है। तो इसका सही उत्तर था साथियों चेन्नई। भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में अगर हम पोस्ट डाक सेवा की व्यवस्था, डाक सेवा की बात करें, तो डाक सेवा भारत में साथियों 1854 में डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई। डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई, ठीक है। और भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई साथियों? 1986 में। किसके शासनकाल में? राजीव गांधी के शासनकाल में 1986 में स्पीड पोस्ट शुरू हुई। 1911 में साथियों, 1911 में जो है एयर मेल शुरू हुआ, यानी एयर डाक शुरू हुई थी 1911 में, ठीक है। तो भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था साथियों? 1986 में। और ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ था साथियों? 1886 में, 54 में डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की, ये है साथियों कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो गुप्त काल में जो है भगवान बुद्ध की साथियों कौन सी प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? कांस्य प्रतिमा सुल्तानगंज, ठीक है साथियों। कहां से शुरू हुई साथियों? कहां से प्राप्त हुई? सुल्तानगंज। अगर आपको याद उसमें देखो तो बाद में 3 प्रकार की कला हुई, एक मथुरा कला, एक गांधार और एक गुप्त कला, ठीक है। मथुरा और गांधार कला जो है वो कुषाण के शासनकाल में ज्यादा प्रभावित है, या ज्यादा जो प्रोग्रेस करी वो कुषाण वंश के शासकों के टाइम करी, या कुषाण के शासनकाल में करी। और गुप्त कला जो है वो गुप्त काल में हुई, ठीक है। तो गुप्त काल की जो कांस्य प्रतिमा थी वो कहां से प्राप्त हुई साथियों? सुल्तानगंज से, ठीक है। बोध गया में भगवान बुद्ध ने क्या करी थी? ज्ञान की प्राप्ति, वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और इसे क्या कहा गया? संबोधि, या और पहले ज्ञान कहां दिया था उन्होंने? वाराणसी में, या सारनाथ। और इसे क्या कहा यार? ऋषिपत्नम, ठीक है। सारनाथ या ऋषिपत्नम किस स्थान का नाम है साथियों? सारनाथ का। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारीता क्या है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई की सेकंड शिफ्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी परिषद, ठीक है, जो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी परिषद कहां रखी गई? 279A में रखी गई है। उसमें केंद्र सरकार के वोट की भारीता क्या है? तो कुल मतों का 1/3। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? कुल मतों का 1/3 केंद्र सरकार के पास है और 2/3 राज्यों के पास है। विभिन्न राज्यों के पास, यानी सभी राज्यों के पास 2/3 है और इसके पास 1/3 है, और 75% होना चाहिए जीएसटी परिषद के लिए, ठीक है। तो कुल मतों का 1/3। दूध सरकार को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दूध से संबंधित कोई भी टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी तो उसमें लैक्ट शब्द होगा, ठीक है। तो दूध सरकार को किस रूप में संदर्भित किया जाता है साथियों? लैक्टोज में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया लैक्टोज। और सुक्रोज क्या है साथियों? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सअप, का मिश्रण, ठीक है। माल्टोज क्या है साथियों? ये
अंकुरित अनाज में पाई जाती है, अंकुरित अनाज। और सुक्रोज को क्या कहा जाता है साथियों? टेबल शुगर या सामान्य टेबल शुगर। ठीक है, सामान्य शुगर या टेबल शुगर किसे कहा जाता है साथियों? सुक्रोज को कहा जाता है। और माल्टोज किससे प्राप्त होती है? अंकुरित अनाज से। ठीक है, ये दो दो ड्राई सैकरेट जो वो है शुगर या ग्लूकोज के जो दो अणु, ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनती है। और इसका स्वाद कैसा होता है? हल्का मीठा, हल्का मीठा। और साथियों ये अंकुरित अनाज या फलों से प्राप्त होती है। और इसका मिलती है बियर, जैसे बियर होगी, ब्रेड हो गया, इनमें ये पाई जाती है। तो इसका उत्तर था साथियों क्वेश्चन का लैक्टोज। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने को निषेध करता है? ठीक है तो साथियों देखो, हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है उन्हीं में से एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें दो आर्टिकल हैं, 23 और 24। इसमें बलात्श्रम, देह व्यापार आदि का उल्लेख है। लेकिन आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कार्यों जैसे कि खदान या कोई विद्युत उपकरण या बड़े कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहीं काम करना होगा, जैसे अपनी दुकानों पर, तो वो भी स्कूल टाइम के बाद करना होगा। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत ही छूट दी गई है तो अपनी दुकान पर बैठने का या अपने गल्ले पर बैठने का जो थोड़ा सा उपकरण दिया हुआ, वो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल टाइम के बाद है। ठीक है, आर्टिकल 17 में क्या है? असपृश्यता का अंत, असपृश्यता यानी छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है साथियों? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कि कोई भी व्यक्ति शैक्षिक उसे छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि का धारण नहीं करेगा। अगर वो ऐसी उपाधि धारण करता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। ठीक है 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? बताओ साथियों। ये तो आसान क्वेश्चन है साथियों, वही थे जो सबसे शुरू वाली पे थे भाई। 25 का दुगुना 25 दूनी 50, सॉरी। कौन थे साथियों? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, प्रबोवो। ठीक है, इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री थे, प्रबोवो, वो भारत में क्या थे? मुख्य अतिथि थे। इससे पहले जब सबसे शुरू की हुई थी 1950 में, तब भी सुकर्णो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे और जो जवाहरलाल नेहरू के साथ नैम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, वो भी 26 जनवरी 1950 को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तब जैसे अब की बार कर्तव्य पथ या राजपथ पर परेड होती है, ठीक है, राजपथ या कर्तव्य पथ पर वो होती है, तब यहाँ नहीं हुई थी। तब वो कहाँ हुई थी साथियों परेड? ये हुई थी इरविन एम्फी थिएटर, इरविन एम्फी थिएटर, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है साथियों? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तब ये इरविन एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पहली परेड कहाँ हुई थी गणतंत्र दिवस की? इरविन एम्फी थिएटर, जिसे आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर था साथियों इंडोनेशिया। हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है साथियों? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें
2014 का नोबेल पुरस्कार मिला किसके साथ, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को मिला। भारत में सबसे पहला वो किसे मिला था नोबेल पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, टैगोर को गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर था साथियों कैलाश सत्यार्थी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।